अध्याय आए। आदिम में पुरानी अभिलाषाएं खानाबदोश छलांग लगाती हैं, रीति रिवाजों की जंजीरों को तोड़ती हैं। फिर से अपनी क्रूर नींद से जंगली नस्ल जागती है। बक ने समाचार पत्र नहीं पढ़े, अन्यथा उसे पता चल जाता कि मुसीबत आने वाली है। सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि पुगेट साउंड से लेकर सैन डिएगो तक के हर टाइड वाटर कुत्ते के लिए, जो मजबूत मांसपेशियों वाला और गर्म, लंबे बालों वाला है। चून आर्कटिक के अंधेरे में टटोलते हुए लोगों को एक पीली धातु मिली थी, और चून की स्टीमरशिप और परिवहन कंपनियां इस खोज का खूब प्रचार कर रही थीं, इसलिए हजारों लोग नॉर्थलैंड की ओर भाग रहे थे। इन लोगों को कुत्ते चाहिए थे, और उन्हें जो कुत्ते चाहिए थे वे भारी कुत्ते थे, जिनमें मजबूत मांसपेशियां हों, जिससे वे काम कर सकें, और उन्हें ठंड से बचाने के लिए रोएदार कोट हों। बक धूप से नहाती सांता क्लारा घाटी में एक बड़े घर में रहता था। इसे जज मिलर का घर कहा जाता था। ये सड़क से पीछे की ओर था, पेड़ों के बीच आधा छिपा हुआ था, जहां से चारों तरफ फैले चौड़े ठंडे बरामदे की झलक मिलती थी। घर तक पहुंचने के लिए बजरी से बने ड्राइववे थे, जो चौड़े चौड़े लॉन से होकर और ऊंचे चिनार के पेड़ों की आपस में जुड़ी शाखाओं के नीचे से गुजरते थे। पीछे की तरफ चीजें सामने की तुलना में ज्यादा विशाल थीं। वहां बड़े बड़े अस्तबल थे, जहां 1 दर्जन से ज्यादा दूल्हे और लड़के काम करते थे। बेल से लदे नौकरों के कॉटेज की कतारें, बाहरी घरों की एक अंतहीन और व्यवस्थित कतार, अंगूर के लंबे लंबे बगीचे, हरे भरे चरागाह, बगीचे और बेरी के खेत। फिर वहां आर्टेसियन कुएं के लिए पंपिंग प्लांट था, और बड़ा सीमेंट टैंक था जहां जज मिलर के लड़के सुबह की डुबकी लगाते थे और गर्म दोपहर में ठंडक पाते थे। और इस विशाल क्षेत्र पर बक का शासन था। यही उसका जन्म हुआ था, और यही उसने अपने जीवन के 4 साल गुजारे थे। ये सच था कि यहाँ दूसरे कुत्ते भी थे। इतने बड़े क्षेत्र में दूसरे कुत्ते तो थे ही, लेकिन उनकी गिनती नहीं होती थी। वे आते जाते थे, घनी आबादी वाले कैनल में रहते थे, या घर के कोने कोने में गुमनामी में रहते थे, जैसे कि टूट्स, जापानी पग या इसाबेल, मेक्सिकन बाल रहित अजीबोगरीब जीव जो शायद ही कभी घर से बाहर निकलते या जमीन पर पैर रखते। दूसरी ओर फॉक्स टेरियर थे, कम से कम उनमें से दर्जनों, जो खिड़कियों से बाहर झाड़ू और पोछे से लैस नौकरानियों की सेना द्वारा संरक्षित टूट्स और इसाबेल को डराने वाले वादे करते थे। लेकिन बक न तो घर का कुत्ता था और न ही कैनल का। पूरा क्षेत्र उसका था। वह स्विमिंग टैंक में कूद जाता था या जज के बेटों के साथ शिकार करने जाता था। वह जज की बेटियों, मोली और एलिस को लंबी शाम या सुबह की सैर पर ले जाता था। सर्दियों की रातों में वह लाइब्रेरी की धधकती आग के सामने जज के पैरों के पास लेट जाता था। वह जज के पोते पोतियों को अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता था या उन्हें घास में लपेटता था, और जंगली रोमांचों के दौरान उनके कदमों की रक्षा करता था, जो अस्तबल के आंगन में फव्वारे तक और उससे भी आगे, जहां चरागाह और बेरी के खेत थे। टेरियर के बीच वह दबंगई से घूमता था, और टूट्स और इसाबेल को वह पूरी तरह से नजरअंदाज करता था, क्योंकि वह राजा था, जज मिलर के घर के सभी रेंगने वाले, उड़ने वाले जीवों का राजा, जिसमें इंसान भी शामिल थे। उनके पिता एल्मो, एक विशालकाय सेंट बर्नार्ड, जज के अभिन्न साथी थे, और बक ने अपने पिता के मार्ग पर चलने का वादा किया। वो इतने बड़े नहीं थे, उनका वजन केवल 140 पाउंड था, क्योंकि उनकी माँ शेप एक स्कॉटिश शेपर्ड डॉग थी। फिर भी 140 पाउंड, जिसमें अच्छे जीवन और सार्वभौमिक सम्मान से मिलने वाली गरिमा शामिल थी, ने उन्हें खुद को सही शाही अंदाज में पेश करने में सक्षम बनाया। अपने पिल्लापन के बाद से 4 वर्षों के दौरान उन्होंने एक तृप्त अभिजात वर्ग का जीवन जिया था। उन्हें खुद पर बहुत गर्व था, यहाँ तक कि थोड़ा अहंकारी भी था, जैसा कि देहाती सज्जन कभी कभी अपनी अलग थलग स्थिति के कारण हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने खुद को केवल लाड़ प्यार से पाला हुआ घरेलू कुत्ता न बनकर बचा लिया था। शिकार और इसी तरह के बाहरी आनंद ने उनकी चर्बी को कम किया और उनकी मांसपेशियों को मजबूत किया, और उनके लिए ठंडे पानी की दौड़ की तरह पानी का प्यार एक टॉनिक और स्वास्थ्य रक्षक था। और 1897 की शरद ऋतु में बक कुत्ते की यही स्थिति थी, जब क्लोंडाइक हड़ताल ने पूरी दुनिया से लोगों को बर्फीले उत्तर में खींच लिया था। लेकिन बक ने समाचार पत्र नहीं पढ़े,
और वह नहीं जानता था कि माली के सहायकों में से एक मैनुअल एक अवांछनीय परिचित था। मैनुअल का एक सबसे बड़ा पाप था, उसे चीनी लॉटरी खेलना बहुत पसंद था। इसके अलावा जुए में उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी थी एक प्रणाली में विश्वास, और इसने उसके विनाश को निश्चित बना दिया। क्योंकि एक प्रणाली को खेलने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, जबकि माली के सहायक की मजदूरी एक पत्नी और कई संतानों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। जज किशमिश उत्पादक संघ की बैठक में थे और लड़के एक एथलेटिक क्लब के आयोजन में व्यस्त थे। मैनुअल के विश्वासघात की यादगार रात पर किसी ने उसे और बक को बगीचे से गुजरते हुए नहीं देखा, जिसे बक ने महज टहलते हुए समझा था, और एक अकेले आदमी को छोड़कर किसी ने उन्हें कॉलेज पार्क के नाम से जाने जाने वाले छोटे से फ्लैग स्टेशन पर पहुंचते नहीं देखा। इस आदमी ने मैनुअल से बात की और उनके बीच पैसे की खनक रही थी। आप सामान देने से पहले उसे लपेट सकते हैं, अजनबी ने कर्कश स्वर में कहा, और मैनुअल ने बक के कॉलर के नीचे उसकी गर्दन के चारों ओर एक मोटी रस्सी का टुकड़ा बांध दिया। इसे घुमाओ और तुम मेरा गला घोंट दोगे, मैनुअल ने कहा, और अजनबी ने तुरंत सकारात्मक जवाब दिया। बक ने शांत गरिमा के साथ रस्सी स्वीकार कर ली थी। निश्चित रूप से यह एक असामान्य प्रदर्शन था, लेकिन उसने उन लोगों पर भरोसा करना सीख लिया था जिन्हें वह जानता था, और अपनी बुद्धि से बढ़कर ज्ञान के लिए उन्हें श्रेय देना सीख लिया था। लेकिन जब रस्सी के सिरे अजनबी के हाथों में रखे गए तो वह धमकी भरे अंदाज में गुर्राया। उसने सिर्फ अपनी नाराजगी जताई थी, अपने गर्व में वह मानता था कि सूचित करना ही आदेश देना है। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि रस्सी उसके गले में कस गई, जिससे उसकी सांस बंद हो गई। वो गुस्से में उस आदमी पर झपटा जो उसके आधे रास्ते में मिला, उसे गले से कसकर पकड़ लिया और एक चतुराई से घुमाकर उसे उसकी पीठ पर गिरा दिया। फिर रस्सी बेरहमी से कस गई, जबकि बक गुस्से में संघर्ष कर रहा था। उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर लटक रही थी और उसकी बड़ी छाती बेकार में हाँफ रही थी। अपने पूरे जीवन में उसके साथ कभी इतना बुरा व्यवहार नहीं हुआ था, और अपने पूरे जीवन में कभी भी वह इतना क्रोधित नहीं हुआ था। लेकिन उसकी शक्ति समाप्त हो गई, उसकी आंखें चमक उठीं और उसे कुछ भी पता नहीं चला कि कब ट्रेन को झंडी दिखा दी गई और 2 लोगों ने उसे सामान रखने वाली गाड़ी में फेंक दिया। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसकी जीभ दुख रही है और उसे किसी तरह के वाहन में झटके दिए जा रहे हैं। क्रॉसिंग पर सीटी बजाते इंजन की कर्कश चीख ने उसे बता दिया कि वह कहाँ है। उसने जज के साथ इतनी बार यात्रा की थी कि उसे बैगेज कार में सवारी करने का एहसास नहीं था। उसने अपनी आंखें खोली और उनमें एक अपहृत राजा का बेकाबू गुस्सा उमड़ आया। आदमी ने उसका गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन बक उससे बहुत तेज था। उसके जबड़े हाथ पर बंद हो गए और वे तब तक ढीले नहीं हुए जब तक कि उसकी इंद्रियां एक बार फिर से उसके होश में नहीं आ गईं। हाँ, उसे दौरे पड़ रहे हैं, आदमी ने बैगेजमैन से अपना घायल हाथ छिपाते हुए कहा, जो संघर्ष की आवाज़ों से आकर्षित हो गया था। मैं उसे बॉस के पास, फ्रिस्को, ले जा रहा हूँ। वहाँ एक कुत्ता डॉक्टर सोचता है कि वो उसे ठीक कर सकता है। उस रात की यात्रा के बारे में उस व्यक्ति ने सैन फ्रांसिस्को के तट पर एक सैलून के पीछे एक छोटे से शेड में बैठकर अपने बारे में बहुत ही शानदार ढंग से बात की। मुझे इसके लिए केवल 50 रुपये मिलते हैं, वो बड़बड़ाया, और मैं इसे 1000 रुपये में भी नहीं करूँगा। उसका हाथ खून से सने रुमाल से बंधा हुआ था और दाहिनी पतलून का पैर घुटने से टखने तक फटा हुआ था। दूसरे मग को कितना मिला? सैलून मालिक ने पूछा। 100, जवाब मिला। 100 कम नहीं लूँगा, इसलिए मेरी मदद करो। इससे 150 बनते हैं। सैलून कीपर ने हिसाब लगाया, और वह इसके लायक है, वरना मैं एक बेवकूफ़ हूँ। अपहरणकर्ता ने खून से सने कपड़े खोले और अपने कटे हुए हाथ को देखा। अगर मुझे हाइड्रोफोबिया नहीं मिला तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम फांसी लगाने के लिए ही पैदा हुए हो, सैलून कीपर ने हंसते हुए कहा। लो, अपना माल खींचने से पहले मुझे हाथ बटाओ, उसने आगे कहा। बक ने अपने उत्पीड़कों का सामना करने की कोशिश की, गले और जीभ में असहनीय दर्द से पीड़ित, और उसकी जान आधी निकल गई। लेकिन उसे नीचे गिरा दिया गया और बार बार उसका गला घोंटा गया,
जब तक कि वे उसकी गर्दन से भारी पीतल का कौला हटाने में सफल नहीं हो गए। फिर रस्सी हटा दी गई और उसे पिंजरे जैसे बक्से में फेंक दिया गया। वह थकी हुई रात के बाकी समय वहीं लेटा रहा, अपने क्रोध और घायल अभिमान को सहलाता रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या मतलब है। वे उससे क्या चाहते थे, ये अजनबी लोग। वे उसे इस संकीर्ण डिब्बे में क्यों बंद करके रख रहे थे। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन वह आसन विपत्ति के अस्पष्ट भाव से दबा हुआ महसूस कर रहा था। रात के दौरान कई बार जब शेड का दरवाज़ा खुलता तो वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता, उम्मीद करता कि जज या कम से कम लड़के तो दिखेंगे। लेकिन हर बार यह सैलून कीपर का उभरा हुआ चेहरा था जो एक मोमबत्तियों की बीमार रोशनी में उसे देखता था। और हर बार बक के गले में कांपती खुशी भरी भौंक एक क्रूर दहाड़ में बदल जाती थी। लेकिन सैलून के रखवाले ने उसे अकेला छोड़ दिया और सुबह 4 आदमी अंदर घुसे और टोकरा उठा ले गए। बक ने सोचा कि वे और भी ज्यादा अत्याचारी हैं, क्योंकि वे बुरे दिखने वाले, फटे पुराने और अस्त व्यस्त प्राणी थे, और वह सलाखों के बीच से उन पर टूट पड़ा और उन पर भड़क उठा। वे केवल हंसे और उस पर डंडे मारे, जिस पर उसने तुरंत अपने दांतों से हमला किया जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि वे यही चाहते थे। जिसके बाद वह उदास होकर लेट गया और टोकरा को एक गाड़ी में चढ़ाने दिया। फिर वह टोकरा जिसमें वह कैद था, कई हाथों से गुजरने लगा। एक्सप्रेस ऑफिस के क्लर्कों ने उसे संभाला, उसे दूसरे वैगन में ले जाया गया। एक ट्रक उसे कई तरह के बक्सों और पार्सल के साथ एक फेरी स्टीमर पर ले गया, उसे स्टीमर से उतारकर एक बड़े रेलवे डिपो में ले जाया गया और अंत में उसे एक एक्सप्रेस गाड़ी में डाल दिया गया। 2 दिन और रात तक यह एक्सप्रेस गाड़ी चीखती हुई गाड़ियों की पूंछ के साथ घसीटी जाती रही, और 2 दिन और रात तक बक ने न तो खाया और न ही पिया। अपने गुस्से में उसने एक्सप्रेस के संदेशवाहकों के पहले आक्रमण का जवाब गुर्राहट से दिया था, और उन्होंने उसे चिढ़ाकर जवाब दिया था। जब वह कांपते हुए और झाग उगलते हुए सलाखों से टकराया तो वे उस पर हंसे और उसे चिढ़ाया। वे घृणित कुत्तों की तरह गुर्राए और भौंके, म्याऊं म्याऊं की, अपनी बाहें फड़फड़ाईं और बांध दी। ये सब बहुत मूर्खतापूर्ण था, वह जानता था, लेकिन इसलिए उसकी गरिमा के लिए जितना अधिक अपमान होता गया, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। उसे भूख की उतनी परवाह नहीं थी, लेकिन पानी की कमी ने उसे बहुत पीड़ा दी और उसके क्रोध को ज्वर की हद तक बढ़ा दिया। वैसे वो बहुत चिड़चिड़ा और बहुत संवेदनशील था, दुर्व्यवहार ने उसे बुखार में डाल दिया था, जो उसके सूखे और सूजे हुए गले और जीभ की सूजन से बढ़ रहा था। वह एक बात से खुश था, उसकी गर्दन से रस्सी हट गई थी। इससे उन्हें अनुचित लाभ मिला था, लेकिन अब जब वो हट गई है, तो वह उन्हें दिखा देगा। वे उसके गले में कभी दूसरी रस्सी नहीं डालेंगे। इस पर उसने निश्चय कर लिया। 2 दिन और रातों तक उसने न तो कुछ खाया और न ही पिया, और उन 2 दिनों और रातों की पीड़ा के दौरान उसने क्रोध का एक भंडार जमा कर लिया जो उस व्यक्ति के लिए बुरा संकेत था जो पहले उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह एक उग्र शैतान में बदल गया। वह इतना बदल गया था कि खुद जज भी उसे पहचान नहीं पाते, और एक्सप्रेस के दूतों ने राहत की सांस ली जब उन्होंने उसे सिएटल में ट्रेन से उतार दिया। 4 आदमी सावधानी से गाड़ी से टोकरा उतारकर एक छोटे, ऊंची दीवार वाले पिछवाड़े में ले गए। एक मोटा आदमी, जिसकी गर्दन पर लाल स्वेटर था, बाहर आया और उसने ड्राइवर के लिए किताब पर हस्ताक्षर किए। बक ने अनुमान लगाया कि यही वह आदमी है जो अगला अत्याचारी है, और उसने खुद को सलाखों से बेरहमी से टकराया। वह आदमी गंभीर रूप से मुस्कुराया और एक कुल्हाड़ी और एक डंडा लाया। अब आप उसे बाहर नहीं ले जाओगे? ड्राइवर ने पूछा। जरूर, आदमी ने जवाब दिया और कुल्हाड़ी को टोकरे में घुसाकर उसे खोलने की कोशिश की। वे चारों व्यक्ति जो इसे लेकर आए थे, तुरंत वहां से भाग निकले, और दीवार के ऊपर सुरक्षित स्थानों से वे प्रदर्शन देखने के लिए तैयार हो गए। बक ने लकड़ी के टुकड़े पर हमला किया, उसमें अपने दांत गड़ा दिए, उससे लड़ने लगा। कुल्हाड़ी जहां भी बाहर गिरी, वह अंदर ही था, गुर्राता हुआ बाहर निकलने के लिए उतनी ही उत्सुकता से जितनी कि लाल स्वेटर वाला आदमी उसे बाहर निकालने के लिए शांत भाव से लगा हुआ था।
अब लाल आंखों वाले शैतान, उसने कहा, जब उसने बक के शरीर के लिए पर्याप्त जगह बना ली। उसी समय उसने कुल्हाड़ी गिरा दी और डंडा अपने दाहिने हाथ में ले लिया। बक वास्तव में एक लाल आंखों वाला शैतान था। जैसे ही उसने खुद को वसंत के लिए तैयार किया, उसके बाल खड़े हो गए, मुंह से झाग निकल रहा था, उसकी रक्त रंजित आंखों में एक पागल चमक थी। उसने सीधे उस आदमी पर अपना 140 पाउंड का क्रोध फेंका, जो 2 दिन और रातों के दबे हुए जुनून से भरा हुआ था। हवा में जैसे ही उसके जबड़े उस आदमी पर बंद होने वाले थे, उसे एक झटका लगा जिसने उसके शरीर को रोक दिया और उसके दांतों को एक दर्दनाक क्लिप की तरह जकड़ लिया। वह घूम गया, अपनी पीठ और बाजू पर जमीन पर गिर गया। उसे अपने जीवन में कभी भी किसी डंडे से नहीं मारा गया था और उसे समझ में नहीं आया। एक गुर्राहट के साथ जो कि आंशिक रूप से भौंकने और अधिक चीखने जैसा था, वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और हवा में उछल गया। और फिर से झटका लगा और वह कुचलकर जमीन पर गिर गया। इस बार उसे पता था कि यह डंडा था, लेकिन उसका पागलपन कोई सावधानी नहीं जानता था। 1 दर्जन बार उसने हमला किया और हर बार डंडे ने हमला तोड़ दिया और उसे नीचे गिरा दिया। एक विशेष रूप से भयंकर प्रहार के बाद वह अपने पैरों पर रेंगता हुआ खड़ा हुआ। वह इतना घबराया हुआ था कि भाग नहीं सकता था। वह लड़खड़ाता हुआ इधर उधर भाग रहा था। उसकी नाक, मुंह और कान से खून बह रहा था। उसका सुंदर कोट खूनी लार से सना हुआ था। फिर वह आदमी आगे बढ़ा और जानबूझकर उसकी नाक पर एक भयानक प्रहार किया। उसने जो भी दर्द सहा था, वह इस पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं था। एक ऐसी दहाड़ के साथ जो अपनी क्रूरता में लगभग शेर जैसी थी, उसने फिर से उस आदमी पर खुद को फेंका। लेकिन आदमी ने डंडे को दाएं से बाएं घुमाते हुए उसे ठंडे दिमाग से उसके निचले जबड़े से पकड़ लिया। उसी समय नीचे और पीछे की ओर झटके से झटके खाए। बक ने हवा में एक पूरा चक्कर लगाया और दूसरे का आधा चक्कर लगाया, फिर उसके सिर और छाती पर जमीन पर गिर गया। आखिरी बार वह दौड़ा। उस आदमी ने चतुराई से वार किया जिसे उसने इतने समय तक रोके रखा था, और बक उखड़कर गिर पड़ा, पूरी तरह से बेहोश हो गया। वह कुत्तों को भगाने में कोई कमी नहीं रखता, यही मैं कहता हूँ, दीवार पर खड़े एक आदमी ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा। ड्रूथ किसी भी दिन कायूस तोड़ते हैं, और रविवार को 2 बार, ड्राइवर ने जवाब दिया, जैसे ही वह गाड़ी पर चढ़ा और घोड़ों को आगे बढ़ाया। बक को होश तो आ गया, लेकिन उसकी ताकत नहीं लौटी। वह वहीं लेट गया जहां वह गिरा था और वहीं से उसने लाल स्वेटर वाले आदमी को देखा। बक के नाम पर जवाब आदमी ने एकालाप किया, सैलून कीपर के पत्र से उद्धरण देते हुए जिसमें टोकरा और उसमें रखी गई चीज़ों की खेप की घोषणा की गई थी। ठीक है बक मेरे बेटे, वह एक सौम्य स्वर में बोला, हमारे बीच थोड़ी बहुत कहासुनी हो चुकी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे यहीं छोड़ दें। तुमने अपनी जगह सीख ली है और मैं अपनी जगह जानता हूँ। एक अच्छा कुत्ता बनो और सब ठीक हो जाएगा और हंस ऊंचा लटका रहेगा। एक बुरा कुत्ता बनो और मैं तुम्हें बुरी तरह से मार डालूंगा। समझे? बोलते समय उसने निडरता से उस आदमी के सिर पर थपकी दी जिसे उसने इतनी बेरहमी से पीटा था, और हालांकि बक के बाल अनजाने में ही उसके हाथ के स्पर्श से खड़े हो गए थे, फिर भी उसने बिना किसी विरोध के इसे सहन किया। जब वह आदमी उसके लिए पानी लाया तो उसने उत्सुकता से पानी पिया, और बाद में उस आदमी के हाथ से कच्चे मांस का एक बड़ा टुकड़ा एक एक टुकड़ा करके खा लिया। वह पराजित हो चुका था, वह ये जानता था, लेकिन वह टूटा नहीं था। उसने एक बार देखा कि वह एक डंडे वाले आदमी के सामने कोई मौका नहीं दे सकता। उसने सबक सीख लिया था और अपने पूरे जीवन में वह इसे कभी नहीं भूला। वह डंडा एक रहस्योद्घाटन था। यह आदिम कानून के शासन में उसका परिचय था, और वह परिचय आधे रास्ते में ही मिला। जीवन के तथ्यों ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया, और जब वह उस रूप का सामना बिना डरे करता था, तो वह अपने स्वभाव की सभी छिपी हुई चालाकी के साथ उसका सामना करता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अन्य कुत्ते टोकरियों में और रस्सियों के सिरों पर आते गए, कुछ आज्ञाकारी ढंग से और कुछ उसी तरह उग्र और दहाड़ते हुए जैसे वह आया था, और सभी ने उन्हें लाल स्वेटर वाले आदमी के प्रभुत्व में गुजरते देखा।
बार बार जब वो प्रत्येक क्रूर प्रदर्शन को देखता था तो सबक बक को समझ में आ जाता था। डंडा वाला आदमी एक कानून निर्माता होता है, एक ऐसा स्वामी जिसकी आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए, हालांकि जरूरी नहीं कि वह समझौता कर ले। इस आखिरी बात के लिए बक कभी दोषी नहीं था, हालांकि उसने पीटे हुए कुत्तों को देखा था जो उस आदमी की चापलूसी करते थे, अपनी दुम हिलाते थे और उसका हाथ चाटते थे। इसके अलावा उसने एक कुत्ते को भी देखा जो न तो समझौता करता था और न ही आज्ञा मानता था, अंततः प्रभुत्व के संघर्ष में मारा गया। कभी कभी अजनबी लोग आते थे जो लाल स्वेटर वाले आदमी से उत्तेजित होकर चापलूसी करते हुए और तरह तरह की बातें करते थे, और जब कभी उनके बीच पैसे का लेन देन होता था तो अजनबी लोग एक या एक से ज्यादा कुत्तों को अपने साथ ले जाते थे। बक को आश्चर्य होता था कि वे कहाँ चले गए, क्योंकि वे कभी वापस नहीं आए, लेकिन भविष्य का डर उस पर हावी था और जब भी उसका चयन नहीं होता था तो वह खुश होता था। फिर भी अंत में उसका समय आया, एक छोटे से कमजोर आदमी के रूप में जो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता था और कई अजीब और असभ्य उद्गार व्यक्त करता था जिन्हें बक समझ नहीं पाता था। पवित्र, वह चिल्लाया जब उसकी नज़र बक पर पड़ी। वह एक बहुत ही बदमाश कुत्ता है। एह, कितना? 300, और वो भी एक उपहार, लाल स्वेटर वाले आदमी ने तुरंत जवाब दिया। और लगता है कि यह सरकारी पैसा है, तुम्हें कोई किक नहीं मिलेगी, है न, पेरॉल्ट? पेरॉल्ट मुस्कुराया, ये देखते हुए कि कुत्तों की कीमत अप्रत्याशित मांग के कारण आसमान छू रही थी। इतने बढ़िया जानवर के लिए यह अनुचित राशि नहीं थी। कनाडा सरकार को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, न ही उसके संदेश धीमी गति से चलेंगे। पेरॉल्ट कुत्तों को जानता था और जब उसने बक को देखा तो उसे पता चला कि वो हजारों में एक है, 10,000 में एक, उसने मन ही मन टिप्पणी की। बक ने उनके बीच पैसे गुजरते देखे और उसे आश्चर्य नहीं हुआ जब कली, एक अच्छे स्वभाव वाले न्यूफाउंडलैंड, और उसे छोटे से कमजोर आदमी ने ले जाया गया। लाल स्वेटर वाले आदमी को उसने आखिरी बार देखा था और जब कली और उसने नरभेल के डेक से पीछे हटते हुए सिएटल को देखा तो ये गर्म सदलैंड को उसने आखिरी बार देखा था। कली और उसे पेरॉल्ट नीचे ले गया और फ्रांकोइस नामक एक काले चेहरे वाले विशालकाय व्यक्ति को सौंप दिया। पेरॉल्ट एक फ्रांसीसी कनाडाई था और सावला था, लेकिन फ्रांकोइस एक फ्रांसीसी कनाडाई अर्ध नस्ल का था और दोगुना सावला था। वे बक के लिए एक नए तरह के आदमी थे जिनमें से उसे और भी कई देखने को मिले थे, और जबकि उसके मन में उनके लिए कोई स्नेह नहीं आया, फिर भी उसने ईमानदारी से उनका सम्मान करना सीखा। नवाल के ट्विन डेक में बक और कली 2 अन्य कुत्तों के साथ शामिल हो गए। उनमें से एक स्पिट्सबर्गन का एक बड़ा बर्फ सफ़ेद साथी था जिसे एक व्हेलिंग कप्तान ने अपने साथ ले आया था और जो बाद में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ बैरेंस में गया था। वो एक तरह से विश्वासघाती तरीके से दोस्ताना था, किसी के चेहरे पर मुस्कुराता हुआ जब वो कोई चाल सोचता था, जैसे उदाहरण के लिए जब उसने बक के पहले भोजन में से कुछ चुराया था। जैसे ही बक उसे सजा देने के लिए उछला, फ्रांसवा के चाबुक की मार हवा में गूंज उठी जो पहले अपराधी तक पहुंची, और बक के पास हड्डी को वापस पाने के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसने फैसला किया कि फ्रांसवा के साथ यह उचित था और बक के सम्मान में इस आधे नस्ल के कुत्ते का उदय शुरू हो गया। दूसरे कुत्ते ने न तो कोई कदम उठाया, न ही किसी का स्वागत किया, साथ ही उसने नए लोगों से चोरी करने की कोशिश नहीं की। वह एक उदास व्यक्ति था और उसने कली को साफ साफ दिखा दिया कि वो बस इतना चाहता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए, और इसके अलावा अगर उसे अकेला नहीं छोड़ा गया तो परेशानी होगी। उसे डेव कहा जाता था और वो खाता पीता और सोता था या बीच बीच में जम्हाई लेता था और किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेता था, तब भी नहीं जब नवाल क्वीन चार्लोट साउंड को पार करता था और किसी प्रेतबाधित चीज़ की तरह लुढ़कता, उछलता और उछलता था। जब बक और कली उत्तेजित हो जाते थे, आधे डर से पागल हो जाते थे, तो वह अपना सिर उठाता था जैसे कि वह परेशान हो, उन्हें एक बेपरवाह नज़र से देखता था, जम्हाई लेता था और फिर से सो जाता था। दिन रात जहाज प्रोपेलर की अथक धड़कनों से धड़कता रहता था, और हालांकि एक दिन दूसरे दिन जैसा ही होता था, बक को ये स्पष्ट था कि मौसम लगातार ठंडा होता जा रहा था।
आखिरकार एक सुबह प्रोपेलर शांत हो गया और नरवहेल में उत्साह का माहौल व्याप्त हो गया। उसने इसे महसूस किया जैसा कि अन्य कुत्तों ने भी किया और जानता था कि बदलाव निकट था। फ्रांकोइस ने उन्हें पट्टे से बांधा और डेक पर ले आया। ठंडी सतह पर पहला कदम रखते ही बग के पैर मिट्टी जैसी एक सफ़ेद चिपचिपी चीज में धंस गए। वो एक भुरभुराहट के साथ पीछे हट गया। इस सफ़ेद पदार्थ का और अधिक हिस्सा हवा में गिर रहा था। उसने खुद को हिलाया लेकिन यह और अधिक उसके ऊपर गिर गया। उसने उत्सुकता से इसे सूंघा, फिर अपनी जीभ पर थोड़ा सा चाटा। यह आग की तरह जलता था और अगले ही पल गायब हो जाता था। इसने उसे हैरान कर दिया। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन वही नतीजा निकला। देखने वाले जोर से हंसे और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि क्यों, क्योंकि यह उसकी पहली बर्फबारी थी।